Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है भीष्म साहनी की एक बहुत ही मशहूर कहानी जिसका नाम है चीफ की दावत, और जिसको किसने लिखा है? भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी भी एक बहुत बड़े लेखक है, बहुत बड़े उपन्यास सम्राट हैं। तो हम अगर कोई भी कहानी, कविता या कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले हमें उसके लेखक के बारे में जानना चाहिए कि उसके लेखक की मानसिकता क्या है, वह किस प्रभाव से प्रभावित है, वह किस इंसान से, या किस भी, मेरे पे भी किसी का प्रभाव हो सकता है, आप लोगों पर भी किसी का प्रभाव हो सकता है, ऐसे ही लेखक पर भी किसी न किसी व्यक्ति का प्रभाव होता है। तो हम जानेंगे कि भीष्म साहनी किस समय सीमा में लिखते हैं, उनका समय काल क्या होता है और वह किस संदर्भों में लिखते हैं। वो जिस समय लिख रहे थे उस समय समाज की परिस्थितियाँ क्या थी, समाज का वातावरण क्या था। तो कोई भी कहानी, कविता, उपन्यास को जानने से पहले हमें लेखक को जानना होता है, लेखक का परिचय जानना होता है कि लेखक का जीवन कैसा था, उनका जीवन काल कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में देखा और उससे क्या क्या उन्होंने लिखा अपने साहित्य। आइए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 1915 और उनकी मृत्यु 2003 में हुई। वह हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। यथार्थवादी परंपरा क्या होती है? उसमें कल्पना का कोई भाव नहीं होता, उसमें सभी कुछ जो होता है वो यथार्थ पर आधारित होता है। यथार्थ मीन्स सच्चाई। कोई भी चीज़ को हम कल्पना या कुछ नहीं, जो जैसा हम देखते हैं उसको वैसा ही लिखते हैं। तो ये यथार्थवादी परंपरा होती है। उनका जन्म रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित में हुआ था, और उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर से प्राप्त की। वे एक प्रगतिशील लेखक थे जिन्होंने अपने साहित्य में भारतीय समाज के यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से चित्रित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत को वैसा ही दिखाया जैसा भारत है। उन्होंने कोई भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा, ना ही निम्न स्तर पर लिखा। उन्होंने भारत को वैसा ही लिखा है जैसा भारत दिखता था। अध्यापन के साथ साथ वे इप्टा भारतीय जन नाट्य संघ से भी जुड़े रहे। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता उनकी सरल भाषा, तीखा व्यंग्य और सामाजिक प्रतिबद्धता है। तमस, झरोके और कहानी संग्रह पहला पाठ उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में याद किया जाता है। तमस उनका बहुत ही विख्यात उपन्यास है। जब आपको वक्त मिलेगा तो पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। तो अब हम कहानी का सारांश देखते हैं, जो उनकी कहानी चीफ की दावत है। तो चीफ की दावत कहानी मध्यवर्गीय जीवन के खोखलेपन को उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र श्यामनाथ है, जिसके घर में उच्च अधिकारी चीफ की दावत है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी अपनी तरक्की के लिए चीफ को हर हाल में खुश करना चाहते हैं। जैसे ये एक सामाजिक मानसिकता है कि इंसान हमेशा चाहता है कि ऊंचे से ऊंचा ही होता रहे। तो ऐसे ही वो ऊंचा और ऊंचा पद चाहते हैं अपनी कंपनी में, इसलिए वे अपने चीफ को खुश करना चाहते हैं। इस प्रयास में वे अपनी बूढ़ी ग्रामीण स्वभाव वाली माँ को घर की सजावट और पश्चिमी सभ्यता के दिखावे में बंधा मानते हैं। वो पश्चिमी सभ्यता को बहुत पिछड़ी सभ्यता मानते हैं। तो वह अपनी माँ को जो है वो पश्चिमी सभ्यता के दिखावे में बंधा मानते हैं। वह उन्हें छिपाने और चुप कराने या चुप रहने के लिए दबाव डालते हैं, जो वृद्ध अवस्था की उपेक्षा को दर्शाता है। दावत के दौरान जब चीफ की नज़र माँ पर पड़ती है तो श्यामनाथ झेप जाता है, क्योंकि वह जो होते हैं वो अपनी माँ को चीफ से छुपाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीफ उनकी माँ को देखे ही ना, बट क्या होता है कि चीफ की नज़र उनकी माँ पर चली जाती है। जब वो चीफ उसकी माँ को देख लेता है तो जो श्यामनाथ होते हैं वो एकदम झेप जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन चीफ भारतीय कला और संस्कृति में रुचि दिखाते हुए माँ से बातें करते हैं और उनसे पंजाबी लोकगीत गाने तथा फुलकारी कढ़ाई दिखाने का आग्रह करते हैं। लेकिन जो चीफ होते हैं वो भारतीय कला में रुचि रखते हैं और उनकी माँ के साथ बहुत अच्छे बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं। बेटे की नौकरी का ख्याल करके माँ अपना अपमान सहते हुए गाना गाती हैं। जब चीफ उनकी कला से अत्यधिक प्रभावित होते हैं तो श्यामनाथ अचानक माँ से प्रेम प्रदर्शित करने लगता है, क्योंकि उसे अपनी तरक्की निश्चित लगती है। मतलब कितना स्वार्थी किस्म के दिखाए गए हैं श्यामनाथ की माँ को भी वो
माँ से उन्हें कोई प्रेम कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब माँ उनकी तरक्की का मार्ग बनती है तो माँ से प्रेम करने लगते हैं। अंत में श्यामनाथ माँ की इच्छा हरिद्वार जाने की को ठुकराकर उनसे चीफ को उपहार देने के लिए एक स्वार्थ और फुलकारी बनाने का वादा करवाते हैं, जो उसके चरम स्वार्थ को प्रकट करता है। तो जो मैंने बताया कि स्वार्थ वो बहुत मतलब माँ बेटे का रिश्ता वो अपनी माँ से भी स्वार्थ के तौर पर ही देखते थे। उसके बाद कहानी का उद्देश्य देखते हैं। अब हम कहानी का उद्देश्य देखेंगे। तो कहानी का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य घिरते हुए मानवीय मूल्यों और मध्य वर्गीय स्वार्थ पर करारा व्यंग्य करता है। लेखक दिखाना चाहता है कि भौतिक सुख और पदोन्नति की लालसा में आज का शिक्षित युवा वर्ग अपने जन्मदाता माता पिता को एक बोझ और अपने सामाजिक प्रदर्शन में बाधा समझने लगा है। कहानी ये भी रेखांकित करती है कि पश्चिम सभ्यता का अंधानुकरण हमारे पारिवारिक और नैतिक मूल्यों को किस प्रकार नष्ट कर रहा है। इसके साथ ही ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और बलिदान को भी स्थापित करती है, जो अपने स्वार्थी बेटे के लिए अपमान सहने को भी तैयार हो जाती है। इस प्रकार कहानी समाज को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करती है। तो मतलब यही है कहानी कि माँ कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकती है। माँ निस्वार्थ होती है, प्रेम बलिदान वो अपने पुत्र के अपनी जान तक त्याग देती है। लेकिन पुत्र क्या कर रहे हैं, वो शिक्षित हो गए, अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन अब वो अपने माँ बाप को एक बोझ समझ रहे, एक बाधा समझ रहे अपनी सक्सेस में। तो भीष्म साहनी जो थे वो अपनी कहानी, अपनी कविता या अपने उपन्यास के माध्यम से समाज पर व्यंग्य करते हैं, और उनकी व्यंग्य का माध्यम बहुत ही कटीला होता है। वो भीष्म साहनी बहुत विख्यात लेखक हैं जिन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, जिसमें से चीफ की दावत उनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।